जब आप रहते हैं। नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। कल पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर तो तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान होना है। बंगाल में पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत तय होनी है। शुभेंदु अधिकारी से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक के नाम शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में भी 4023 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं मतदान से पहले चुनाव आयोग ने भी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से जुड़ी एक एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग की व्यापक तैयारियां। पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर दिए खास निर्देश। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को बाहर करने के लिए राज्य में बीजेपी सरकार जरूरी। शाह ने कहा बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार। आईपैक मामले में ममता बनर्जी के रवैये पर उठाए सवाल। कहा किसी भी मुख्यमंत्री को जांच में हस्तक्षेप की नहीं दी जा सकती इजाजत। पीएम मोदी पर खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। खड़गे के खिलाफ भी उपयुक्त कार्रवाई की मांग। आयोग ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। और अब शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में कैसा है सियासी पारा, देखिए यह खास रिपोर्ट। तो पश्चिम बंगाल में सियासी पारा कैसा है, यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता लगातार राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला। राहुल बाबा को कहने आया हूँ, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो। पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी। बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी। और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को राम मंदिर विरोधी बताया। उन्होंने कहा ममता दीदी राम मंदिर बनाने का विरोध करती थीं। वो हुमायूं कबीर के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है, बाबरी मस्जिद। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मोर्चे को संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने नादिया में चुनावी रैली कर टीएमसी को घेरने की कोशिश की। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर
नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लाखों नौजवान बेरोजगार है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और। बीजेपी ने आकर बोला हम 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे, हर ग्रेजुएट को, युवा को 3,000 रुपए देंगे। आपकी 21 राज्यों में सरकार है, कितने राज्यों में आप 3,000 रुपया ग्रेजुएट्स को दे रहे हैं और कितने राज्यों में आप 3,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं? कितने राज्यों में आपने प्रॉमिस किया था आप पैसा देंगे? महाराष्ट्र में आपने कहा लाडली बहना, 20 लाख महिलाओं के नाम काट दिए। बिहार में आपने एक बार किस्त दी, अब पैसा ही नहीं आ रहा है, 9 लाख महिलाओं के नाम भी काट दिए। तो बीजेपी की कथनी और करनी में ये अंतर है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां जीत के लिए अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता किसे ताज पहनाएगी, ये 4 मई को ही पता चलेगा। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसे लेकर चुनाव आयोग ने भी अनेक अभियान चलाए। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भी आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में लगा हुआ है। मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए आयोग की कोशिश है कि पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान को नया और आकर्षक रूप दिया गया है। इस बार अभियान का मुख्य प्रतीक डॉल्फिन रखा गया है। यह डॉल्फिन मस्कट मतदाताओं में मतदान के प्रति प्रेरित करने वाला चर्चा का केंद्र बन गया है। जिला निर्वाचन और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में यह पहल लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। डॉल्फिन को बुद्धिमत्ता, जागरूकता और सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है। अभियान के तहत ये संदेश दिया जा रहा है कि जैसे डॉल्फिन अपने समूह के साथ मिलकर रहती है, वैसे ही हर नागरिक को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। वोटिंग के दौरान हम अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव देखते हैं। हर मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अंत में लोकतंत्र ही एक सरल और स्वच्छ व्यवस्था प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बुद्धिमत्ता और भावनात्मक जागरूकता, जो बहुत जरूरी है। इसके लिए हम जनता तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। पहला, सोशल मीडिया, जहां हम अपने चैनलों के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, और दूसरा, डायरेक्ट मीडिया चैनल्स, जिनका भी हम प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। नादिया जिले में इस मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम के तहत युवाओं को पहली बार मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए डॉल्फिन लोगों के साथ नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, स्लोगन आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन के तहत वोट स्मार्ट, बी लाइक डॉल्फिन जैसे संदेश के जरिए डिजिटल पहुँच बढ़ाई जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस के जरिए घर घर संपर्क और स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि डॉल्फिन को लेकर लोगों की सोच में बदलाव हो। शुशुक, जो बांग्ला में गैंजेटिक डॉल्फिन को बोला जाता है, इसको लेके लोकल जो मछुआरे हैं, यहाँ पे फिशरमैन कम्युनिटी हैं, उनके बीच में अवेयरनेस करना। इलेक्शन मैस्कॉट शुशुक को रखने का मेन कारण ये था ताकि इनका कंजर्वेशन एंड हमारा वोट का जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, उस पर हम फोकस कर पाएं। डॉल्फिन के बीच रहकर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए काम करने वाले गणेश मानते हैं कि हमें डॉल्फिन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। चुनाव में हम लोग इस साल हम देखें और डीएम सर सब लोग मिलकर इसको मस्कट बनाए हैं, डॉल्फिन मस्कट, क्योंकि डॉल्फिन से हम लोग को ये सीख लेना है जो डॉल्फिन पर्यावरण में जैसे अपने अपने में मिलकर रहती हैं, और वैसे अगर हम लोग भी उसका अगर प्रेरणा ले सकें तो शायद डॉल्फिन के जैसे हम भी इस सीख में हम हासिल हो सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोगों को पहले मतदान फिर जलपान के संदेश से जोड़ना है। जिला निर्वाचन का लक्ष्य है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में नादिया जिले में रिकॉर्ड मतदान हो। नदिया जिला नदियों के लिए जाना जाता है और इन नदियों की असली पहचान है डॉल्फिन। डॉल्फिन हमें सिखाती है कि कैसे हमें एक साथ रहना है और अपने साथ सहभागिता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। नदिया जिला निर्वाचन कार्यालय चाहता है कि इस बार लोग डॉल्फिन से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, नदिया। और तमिलनाडु में कल एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमिलनाडु में मतदान से पहले कैसा है माहौल और चुनाव आयोग की क्या है तैयारी, देखिए ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में कल 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बार राज्य में एक चरण में ही मतदान होना है।
विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम की जांच और सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार तमिलनाडु में 5.73 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे, जिनमें 2.80 करोड़ पुरुष, 2.93 करोड़ महिलाएं और 7,728 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 14.59 लाख है। राज्य भर में 33,133 स्थानों पर 75,064 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए 1,06,418 ईवीएम मशीनें तैनात की गई हैं। मतगणना के लिए 62 केंद्र स्थापित किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 3,025 स्थानों पर 5,949 बूथ संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 249 मॉडल, 325 पिंक और 71 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमिलनाडु में इस बार कुल 4,023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव ड्यूटी में 1,20,000 पुलिसकर्मी और 3,40,000 सरकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत पहले से अधिक रहेगा। 4,023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल तमिलनाडु की 5,73,00,000 के लगभग जनता करेगी। 76,000 के आसपास मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर वोटर अपनी अगली सरकार को चुनेगा। आयोग के द्वारा जागरूक अभियान भी चलाया गया था ताकि इस बार अगर मतदान की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो और वोटर टर्नआउट पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़े। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होना है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से। सौरभ, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से पुख्ता इंतजामात चुनाव आयोग के, विशेषकर जब हमने देखा है कि कई जगहों पर कई तरह की झड़पें भी देखने को मिली है और जो कानून व्यवस्था है वो एक प्रश्न चिन्ह जो है पश्चिम बंगाल में बन गई थी और 2021 में कई ऐसे इलाके थे जहां पर हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, तो वो ना दोहराया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं? रमा जी, देखिए, हिंसा रुकने के लिए चुनाव आयोग ने, आप अगर कहें तो 3 तरीके से आप उनको कदम जो है वो काफी सारे लेके है, लेकिन 3 बिंदु पर हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला बिंदु ये है कि हिंसा रोकने के लिए कितने केंद्रीय बल तैनात किए गए। तो 2407 फास्ट फेज के लिए 2407 कंपनी तैनात किए गए हैं। सेंट्रल फोर्स के केंद्रीय वाहिनी के जो जवान है उनको तैनात किए गए, केंद्रीय बल जो है वो तैनात किए गए। और साथ ही साथ आप पोलिंग स्टेशन के लिए उन्होंने वोटर असिस्टेंट बूथ जो है वो हर केंद्र में एक वोटर असिस्टेंट बूथ रहेगा, यानी उसमें पहले वो बीएलओ के साथ वोटर असिस्टेंट बूथ में बीएवी के साथ एक सहायक रहेंगे। वो मतदाता का जो परिचय है वो जांच करेंगे, उनके छवि देखकर, तस्वीर देखकर फिर उनको आगे जाने की अनुमति होगी। और ये जो पूरा जो एरिया है, ये 100 मीटर दायरा, इसके आसपास एक लक्ष्मण रेखा टान दिया जाएगा और कैमरेज भी है। कैमरेज के साथ साथ नजर रखे जाएंगे कि कहीं पे कोई ऐसी घटना तो नहीं हो रहा है जो चुनाव प्रोसेस को हैम्पर कर सके। और साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर्स है, जो नॉन क्रिमिनल्स है, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स है, ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनाया जा चुका है। पूरे 294, कल 16 जिले में 152 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट है, लेकिन पूरे 294 कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इन सारे लोगों का नाम चुनाव आयोग ने तैयार किया है कि पिछले चुनाव में कौन कौन ऐसे लोग थे, कौन कौन ऐसे स्टार थे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कोट अनकोट, जो चुनाव को, जो हिंसा मुक्त चुनाव करने का जो प्रोसेस है उसमें अड़चन डाले थे। तो इसका चलते विवाद भी शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था और उसमें टीएमसी का कहना है कि इस सारे लिस्ट में टीएमसी के ही लोग हैं। सिर्फ चुन चुनकर टीएमसी के लोग को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब इसके चलते अब तो ये हाईकोर्ट में राय में आएगा कि चीफ जस्टिस के बेंच ने क्या राय दिया इसको लेकर, लेकिन अब इसको लेकर और एक स्टेप बढ़कर ममता बनर्जी का जो बयान आया है
वो काफी चर्चे में है रमा जी, क्योंकि ममता बनर्जी स्टेट अवे कह रही है कि राज्य की पुलिस उनको पहचान नहीं रही है, वो बीजेपी को पहचान रही है। अब इसका ये इम्प्लीकेशन होता है कि अगर स्टेट का सीएम कहती है कि उनकी पुलिस उनको पहचानने से इनकार कर रही है, मतलब उनका बात नहीं सुन रही है, तो फिर क्या पुलिस प्रशासन भी वो परिवर्तन का लहर महसूस कर रहा है? क्योंकि हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम बार बार इसको मानकर चलते हैं कि जनता क्या बोलती है, जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन में क्या हलचल है, वो क्या भाप रही है। वो तो देखने वाली बात होगी किस तरह की लहर है सौरभ, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह के वीडियोस आए थे, जिस तरह के तमाम बयानबाजी भी हुई थी, तो जनता जो है एकदम से भयमुक्त होकर आए बूथों पर और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाले, ये अपने आप में बेहद जरूरी है। हमारे साथ निशांत राय भी जुड़े हुए हैं तमिलनाडु से। निशांत, आपकी रिपोर्ट देखी, काफी पुख्ता इंतजाम है और चुनाव आयोग चाहता है कि जो मत प्रतिशत है वो बढ़े। सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी, चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जनता की तैयारी कैसी है, जनता का उत्साह किस तरह से है मतदान को लेकर? देखिए, बिल्कुल इस बार जनता का उत्साह इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि इस बार मुकाबला केवल डीएमके गठबंधन, एआईडीएमके गठबंधन के अलावा तीसरा एक्टर विजय की टीवीके का भी है। और सबसे बड़ी बात है कि सिमोन जो लगातार एक साथ द्रविड़ वोटों को लेकर लंबे समय से चल रहे थे, इस बार उनकी साख दांव पर है क्योंकि उनका वोटर जो है वो एक तरीके से फिक्स था, लेकिन एक्टर विजय के आने के बाद से ये दो बड़े गठबंधन प्लस जो छोटे राजनीतिक दल हैं जो एक तरीके से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते थे तमिलनाडु में, उन सबके फिलहाल एक सोच है कि विजय क्या करते हैं, विजय किस तरीके से करेंगे। और तमिलनाडु में जो हमने बताया कि 15.5 लाख के आसपास नए वोटर हैं, आखिर ये वोटर किसकी तरफ झुकाव होगा और इसमें से कितने लोग पोलिंग बूथ तक जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने वाली है। इस बार तमिलनाडु का अगर बात करें तो चुनाव में पूरी तरीके से बदला हुआ माहौल है। डीएमके के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है, वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी डीएमके के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा बना रहा है और एआईएडीएमके गठबंधन के लिए डीएमके दिल्ली बनाम तमिलनाडु कर रहा है। एक्टर विजय जो है वो जेनजी को लेकर बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के वादे, तमाम फ्री वीज पॉलिसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में देखने को मिली। लेकिन कल जब चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब जनता ने क्या मन बनाया है कि किसके वादों पर जनता एतबार करेगी, किसके वादों को जनता दरकिनार करेगी। कल पोलिंग बूथ पर जनता अपना काम करने जाएगी। जनता को पूरा अधिकार है ये तय करने का नतीजा। सौरभ, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम मुद्दों की बात करते हैं, अगर प्रथम चरण की बात करते हैं तो तमाम वो इलाके, चाय बागान है ना, और उसके साथ ही जो सीमावर्ती इलाके हैं वो भी शामिल हैं, औद्योगिक इलाके भी इस चरण में हैं। तो ये जो 152 सीटें हैं ये अपने आप में काफ़ी निर्णायक है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है। तो इन सब क्षेत्रों के जो अलग अलग मुद्दे हैं वो किस तरह से इस पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और विभिन्न दलों ने भी क्या कुछ रणनीति बनाई है उनका विश्वास हासिल करने के लिए? 54 सीटें हैं उत्तरी बंगाल में। इस 54 सीटों में बीजेपी का पकड़ काफी मजबूत नजर आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उत्तर बंगाल में अच्छा करे पिछले चुनाव में भी उत्तर बंगाल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ये उत्तर बंगाल में चाय बागान का इश्यू एक बड़ी इश्यू है क्योंकि वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से चाय सुंदरी को बोली है या फिर जो अलग से जो सुविधाएं देने की बात कही जा रही थी, वो सारी बातें चाय बागान के मजदूरों का कहना है कि असर में चाय सुंदरी हुआ है, लेकिन वहां पे जो क्रेश हुआ था वो सारे जो प्रोजेक्ट थे वो हकीकत में उतना लाभदायक हुआ नहीं है क्योंकि टीएमसी के इनर क्लैश की वजह से। और दूसरी बात ये है कि आलू की जो फलन है इस बार काफी मार खाया है और आलू चाष को लेकर कोच बिहार में, जलपाईगुड़ी में काफी जो वहां के जो खेती बाड़ी जो करने वाले लोग हैं उनको काफी, किसानों को काफी नाराजगी है। इसलिए ये भी देखने को मिला कि बार बार आलू को लेकर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे दौरा किया या फिर गृहमंत्री अमित शाह ने वहां पे प्रचार पर गए तो उन्होंने इस बारे को एड्रेस किया था। अब वहां से लेकर आप अगर पहाड़ उत्तर बंगाल से अगर दक्षिण बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में आ जाए, जो भी कल भी वहां पे वोट है,
तो पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, ये भी एक जोन है जहां पे ये आलू का काफी इफेक्ट हुआ है और कहा जा रहा है कि आलू किसान जो है इस बार काफी नाराज है। और टीएमसी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी भी मंच से काफी बार ये कह चुकी है कि आप लोग चाहे तो रफ्तानी कर सकते हैं, लेकिन आलू जो किसान है उनका कहना था कि अब काफी देर हो चुका है। और दूसरी बात जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, घोटाला का मुद्दा है, नारी सुरक्षा का मुद्दा है। पूर्वी वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया में अगर आप देखें तो डेवलपमेंट का एक बड़ा इशू है, क्योंकि पानी का समस्या जो है वो पानी का समस्या बहुत दिनों से बांकुड़ा और पुरुलिया के लोगों को, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो कुल मिला के 16 जो सीटें हैं, 20 से भी ज्यादा जो सीटें हैं, इस लोगों को पानी का काफी दिक्कत है। और झारग्राम में आप जाए तो झारग्राम ऐसा एक इलाका है, वहाँ के टूरिज्म का एक बड़ा स्कोप है, लेकिन वो ठीक तरीके से हुआ नहीं। आदिवासी समुदाय का एक इलाका है, तो उसमें जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद कहा था कि उनको ठेस पहुंचा, उस बात का एक असर देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही साथ झारग्राम में बिजली का भी काफी समस्या है। तो ये सारी लोकल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखें, पूर्व मिदनापुर, वहां पे पान के जो चासी है, जो पान के जो किसानों हैं, उनके हर सीट पर कड़ा मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। निशांत, वहां पर आप बता रहे थे मतदाताओं में काफी उत्साह है, और ये उत्साह इस वजह से भी है कि इस बार जो है लड़ाई त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। होती कितना है ये देखने वाली बात होगी। तो उसको लेकर किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस पूरे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, और लोगों से जब आपने बात की तो वो इस चुनावी लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस चुनावी लड़ाई अलग क्यों है, इसको हम आंकड़ों से समझें रमा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। पिछली बार की बात करें तो डीएमके गठबंधन जो है वो 45% वोट के आसपास था। एआईडीएमके गठबंधन लगभग 38% वोट के आसपास था। अन्य जो थे वो 14 से 16% वोट प्रतिशत के आसपास थे। लेकिन इस बार जो है अन्य का जो हिस्सा है वो एक्टर विजय के पास कितना जाता है। इसके अलावा बीजेपी पिछली बार एआईडीएमके से अलग चुनाव लड़ी थी, लगभग 3% के आसपास बीजेपी के पास वोट थे, और कांग्रेस के पास 4.5% के आसपास थे। कांग्रेस इस बार डीएमके गठबंधन का सहयोगी है। बीजेपी जो है एआईडीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है, और एक्टर विजय आ गए हैं। तो यानी कि 3 नए समीकरण इस चुनाव में बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में डीएमके के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि किसी भी सरकार को केवल एक बार रिपीट होने का मौका मिला है, वो भी अम्मा की सरकार। इसके अलावा कभी किसी को दोबारा रिपीट होने का मौका नहीं मिला है। लेकिन इसमें द्रविड़ राजनीति के खिलाफ पहली बार कोई ऐसी पार्टी निकल कर आई है जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को तोड़ते हुए नजर आ रही है, वो एक्टर विजय की टीवीके है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो तमिलनाडु के पूरी तरीके से सियासत को बदलती हुई दिखाई दे रही है। और कोई भी राजनीतिक विश्लेषक अभी तक तमिलनाडु की हवा क्या रहेगी, तमिलनाडु का रुख क्या रहेगा, इस पर खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। इस पर किसी भी तरीके का विश्लेषण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारी स्थितियां जो है एक्टर विजय के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और पूरी तरीके से मामला त्रिकोणीय होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फेस है वो काम कर रहा है। मदुरई में चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जो दीप जलाने का वहाँ विवाद था, ठीक उसी मुरुगन के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, फिर उसके बाद उनकी कोयम्बटूर की रैली या नागरकोइली का रोड शो की बात करें, और एआईएडीएमके के साथ की बात करें, तो हो सकता है कि बीजेपी इस बार तमिलनाडु में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का कितना फायदा एआईएडीएमके को मिलेगा, ये कहना अभी मुश्किल हो रहा है। वहीं डीएमके को लेकर वो किसको मिलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। टीवी के उसमें सेंधमारी कर पाता है या एआईएडीएमके, या सच में वो फैक्टर है भी, क्योंकि कई बार कई राज्यों में ये गलत भी साबित हुआ है। सौरभ, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी पूरी तरह से आमादा है इस बार बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि उनका जो प्रभुत्व है वो वहां पर बरकरार है, एक अपनी सत्ता को बचाने की चुनौती वहां पर भी है। ऐसे में रणनीति आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो एलाइज हुआ करते थे, अगर हम बात करते हैं इंडी गठबंधन के, वो वहां पर बिखरे बिखरे दिखाई दे रहे हैं, और ममता दीदी ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि बीजेपी को हराने के लिए आप साथ वहां पर आ जाइए। तो ये जो रणनीति है क्या कुछ दिखाई देती है, कांग्रेस और वाम दल कहां दिखाई देते हैं, किस तरह से ये तमाम जो समीकरण है ये इसे रोचक बना रहे हैं?
रमा जी देखिए, पिछले बार अगर आप देखेंगे तो 2021 में यहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन इस बार ऐसा कोई अलायंस नहीं है। कुछ सीटों पे लेफ्ट और कांग्रेस ने घोषित तरीके से तो नहीं, लेकिन अपने आप में एक एडजस्टमेंट किए हैं, लेकिन वो गिने चुने कोई सीट है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो कांग्रेस अपने दम पर सीटें लड़ रही है, 184 सीटें पर वो लड़ रही है। लेफ्ट फ्रंट अपने दम पर सीटों पर लड़ रही है, कैंडिडेट दिए हैं। और इन सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से मालदा और मुर्शिदाबाद, वहां पे मुर्शिदाबाद में बहरमपुर में आदित्य चौधरी खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, मालतीपुर से मौसम बेनजीर नूर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस बार मालदा मुर्शिदाबाद से कितना सीट निकाल पाती है, ये सीट निकाल पाती है भी है या नहीं, इस बात को ये इस चुनाव का एक बड़ा तात्पर्य होगा, क्योंकि देखना होगा कि कांग्रेस का बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है ये वहां पर। निशांत, एक छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। तमाम दावों के बीच में, मुद्दों के बीच में और वादों के बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से करते हुए तमाम दल वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, और बात की जाए अन्नामलाई, सेंथिल बालाजी या ये तमाम बड़े नेता जो हैं ईबीसी कैटेगरी के होते हैं। और इन्होंने अगर बात करें शशिकला की, वो भी उसी जाति से आती हैं। तो सभी राजनीतिक दलों ने कुछ इस तरीके से इस फैक्टर पर काम किया है। स्टालिन जो है वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, और स्टालिन का भी एक अच्छा खासा यहाँ पर समुदाय है। हालांकि उन्होंने भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग कुछ इसी तरीके से जबरदस्त स्थिति में रखी हुई है। तमाम और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा और सभी दलों की गठबंधनों की रणनीति भी है। इसमें कौन आगे निकल पाता है ये जनता जनार्दन कल तय करेगी। बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमिलनाडु से, और सौरभ पश्चिम बंगाल से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में कल होने वाला है प्रथम चरण का मतदान, और तमिलनाडु में एक ही चरण में जो है वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आता है जनता के मन से, ये देखने बहुत दिलचस्प होगा तमाम समीकरणों के बीच में। इस बीच चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए, क्योंकि जीते चाहे जो भी, लोकतंत्र ज़रूर जीतना चाहिए। तमाम जानकारी कल भी हम पल पल की देंगे जनादेश में, लेकिन आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।